हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार। आज हम जो न्यूज़ आर्टिकल्स देखेंगे वो है 8 जून 2020 के। और मैं आज से पूरा समरी ही पूरा अपलोड करूँगी। और इस समरी के थ्रू आप मतलब 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है, उसको आप हिंदी में भी समझ पाएंगे। साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर के आ रही है वो भी उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये कहते हैं डोंट माइक्रो मैनेज, सूक्ष्म प्रबंधन ना करें। ये आर्टिकल बेस्ड है कि इफ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर टू फ्लरिश दे मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम लाइसेंस राज। निजी विश्वविद्यालयों को यदि पनपना है तो उन्हें लाइसेंस राज से मुक्त होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल में। अगर हम मेन रीज़न देखें, इंडियन इकोनॉमी जो अगर पुअरली परफॉर्म कर रही है तो उसका कारण ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को, या जो निजी क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनका होता है। और स्टेट का ये मानना है कि अगर आपको अगर सही से चलाना है किसी भी देश को तो आपको कमांड करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सेक्टर्स को आप लिबरलाइज़ करेंगे या जो ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल्स होते हैं, जो नौकरशाही कंट्रोल्स होते हैं, उनको अगर आप रिलैक्स करेंगे तभी आपको कहीं पर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके दो इम्पॉर्टेंट अगर सेक्टर्स हम देखें जिसमें हमको लिबरलाइज़ करने की या सरलीकरण करने की ज़रूरत है, तो पहला है कृषि, दूसरा है एजुकेशन। पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा है एजुकेशन या शिक्षा। तो अगर हम देखें कि अभी फ़िलहाल में कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो कृषि से रिलेटेड सुधार है या एग्रीकल्चरल फ्रंट पे जो हम रिफॉर्म्स है वो लेकर के आए हैं। और जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है या एपीएमसी एक्ट है, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आएगा उसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। बात करें अगर, ये आर्टिकल जो बेस्ड है वो है एजुकेशनल, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में जो सुधार किए गए हैं उसके ऊपर। तो क्या सुधार इसमें है, आप देखते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान हैं, उनमें लगभग 20% का जो फ्री शिप है वो दी जाएगी। मतलब जिसको हम कहते हैं कि फ्री वेयर में अगर किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट करना है तो लगभग 20% स्टूडेंट एनरोल हो पाएंगे किसी भी जो संस्थान है उसमें, जो कि हायर एजुकेशन के लिए है। और 30% स्कॉलरशिप्स देने की बात कही जा रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब अगर देखा जाए कि ये जो स्टेप्स है, हाँ ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स है और जो पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन को, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का इससे ज़्यादा भी इंटरवेंशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब जो फ़ीस है उनको भी मैनेज करने का काम गवर्नमेंट ही कर रही है। तो फ़ी मैनेजमेंट कहीं न कहीं तक ये सही है कि आप रैंडमली किसी भी फ़ी स्ट्रक्चर को बढ़ाएँ ना, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो। लेकिन मार्केट मैकेनिज़्म पर इसको छोड़ देना चाहिए। अगर मार्केट मैकेनिज़्म पे चलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन के साथ में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज होगा और लोगों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या निजी क्षेत्र के जो शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो ये उसी तरीके से हो गया जैसे कि अब हमारे जो कृषक जन होते हैं या फार्मर्स होते हैं, उनको ये आवश्यकता होती है कि या ये ज़रूरी होता है कि उनको अगर अपना कोई भी प्रोड्यूस बेचना है तो उनको मंडी में जाकर ही बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो एम्बियंस है उसको लिमिट कर दे रहे हैं और शिक्षा का जो दायरा है उसको लिमिट कर दे रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले ही हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के हैं।
तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना पड़ेगा कि वो भी अच्छे तरीके से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएँ। अब आपको हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी है। ह्यूज एपेटाइट इन इंडिया। अब वैसे ही बात करें अगर आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप डोमेस्टिक डेवलपमेंट मतलब घरेलू अगर विकास आप कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे आप काम करें और अपने जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करें। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये कहते हैं अप्लाइंग द रॉन्ग मेडिसिन। अप्लाइंग द रॉन्ग मेडिसिन इन द सेंस मतलब गलत दवाई का उपयोग ना करें। ये किसी भी मेडिकल से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल बेस्ड है कि जो पैकेज लेकर के आए हैं, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया गया था बाय द फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उसके ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर स्पीच दिया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बताने के लिए। लेकिन जो रिवाइवल पैकेज आया है वो जो गरीब हमारे जो भाईजान हैं, साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है, जो कि एक्चुअल में हमारे जो अर्थव्यवस्था के बैकबोन होते हैं, उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो लिखा है, ये लिखा है कपिल सिब्बल ने, जो कि फॉर्मर या पहले जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो रह चुके हैं। आइए समझते हैं कि क्या इस आर्टिकल का महत्व है। अब जो पैकेज डिक्लेयर किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ये अगर पैकेज हम देखें 20 लाख करोड़ का जो था, वो कहीं पर भी 10% ऑफ जीडीपी के आसपास नहीं दिखता है जैसे कि क्लेम किया गया था। और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर 1% देखा जाए तो ये केवल 1% ही है हमारे जीडीपी का या हमारे सकल घरेलू उत्पाद का। अगर मार्च 24 के पहले की बात कही जाए, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके पहले की बात की जाए, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया, उसके पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो शटर करने लगी थी, मुसीबत में थी। और हमारा जो इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था इंडिया के लिए, वो कहीं भी सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। इफ़ेक्टिव अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखें या नौकरशाही सिस्टम देखें, व्यवस्था देखें, तो उसकी कमी है। साथ ही साथ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। ट्रेंड वर्कफोर्स होना चाहिए। अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी तो आपको स्किलफुल लेबर चाहिए, तो वो सब का ऑलरेडी हमारे पास शॉर्टेज है। तो बहुत सारे फ्लॉज हमको देखने मिलेंगे इस जो पैकेज है इसमें। ये रिवाइवल पैकेज नहीं है। रिवाइवल पैकेज अगर हम बात करें तो वो होता जिसमें आप अगर गरीब जो जनता है उनका, साथ ही साथ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए बात कहते। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे ऐसे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं जिनको इस पैकेज से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है कहीं पर भी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं वहाँ से बोरो नहीं करते हैं, और उनको भी कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ और साथ ही साथ अपने बिज़नेस है उसको एक्सपांड कर पाएँ या सही तरीके से अपने बिज़नेस को चला पाएँ। तो इस कंडीशन में कैपिटल इनके पास भी अवेलेबल नहीं है, तो डिमांड जो है वो रिस्की प्रोपोजिशन में हमको दिखता है। मेजर चेंजेस की बात करें जो लाने चाहिए थे, तो उनमें पहला था क्रेडिट फैसिलिटी या पैसों की उपलब्धता कराना। किनको जो स्ट्रीट में वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ठेले लगे हुए होते हैं, उन जो लोग हैं, वो जो वेंडर्स हैं जो काम करते हैं, उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करना। रेंटल हाउसिंग इन द सेंस अगर किराए में उनको घर प्रोवाइड करना जो कि
प्रवासी जो हमारे मज़दूर थे, साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र के जो भी गरीब भाईजान हैं, उनके लिए ये सब प्रोवाइड करना, ये बूस्ट मिलता है इससे हाउसिंग सेक्टर को। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के इस फील्ड में काम करते, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही इन सीटू की बात की जाए, इन सीटू मतलब होता है अगर कोई चीज़ कहीं की है तो उसको वहीं पर संरक्षण करना। तो इन सीटू अगर देखा जाए, अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है उनकी बात करें, या जो वर्कर यहीं पर काम करें, अगर माइग्रेंट वर्कर्स को वहीं पर ही अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाती तो वो सड़कों पर ना निकलते, ना ही उनका जो प्रवास है वो स्टार्ट होता। और अगर इतना जो इनसफिशिएंसी देखने को मिली, कारण यही थी कि व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से नहीं कराई गई थी और लेबर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। अगर बात करें इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2020 की, या जो कि 2020 में ही रिलीज़ हुई है, वो सजेस्ट करते हैं कि लगभग 400 मिलियन वर्कर है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कि फॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में दिखाई में पड़ती है अभी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम देखा जाए इंडिया में तो वो है गरीबी का, पॉवर्टी का। और ये और इंक्रीज़ होगा, क्यों? क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर या बेरोज़गारी की अगर हम दर देखें तो वो 8.4% हो चुकी है। अगर हम मार्च 22 की बात करें, ये पेंडेमिक या जो महामारी शुरू होने की पहले की बात है, और ये अभी 27.4% तक बढ़ गया है। अगर हम अप्रैल 5 की बात करें, मतलब 5 अप्रैल तक ये 27.4 या 27.4% हो चुका है। अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो भी 24.95% हो चुका है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 22.89% हो चुका है। तो अब तो ये बात हो गई कि ILO की रिपोर्ट क्या कह रही है। अब ये बात देखते हैं सेकंड की, एविएशन और टूरिज़्म, ये बड़े क्षेत्र थे, ये भी बहुत हद तक अफेक्ट हुए हैं इस महामारी के कारण। लगभग 38 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है। 70% जो टोटल वर्कफोर्स है वो कहीं ना कहीं डेंजर में है। अगर टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी जितनी जॉब गई वो मैं बता रही हूँ, 2.5 से लेके 3 मिलियन तक की जॉब्स जो है वो जा चुकी हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें भी लगभग 136 मिलियन जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब है वो भी रिस्क पे है। इस तरीके से पूरी तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रोज़गार क्षेत्र में देखें तो बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स का है। इकोनॉमिक टाइम्स में ये कहते हैं बिल्ड कंसेंसस ऑन फार्म रिफॉर्म्स, कृषि सुधारों पर सहमति बनाएं। अभी अगर लास्ट वीक में देखा जाए तो 3 नए अध्यादेश लाए गए थे जो कि फार्म सेक्टर से रिलेटेड थे। अब ये ऑर्डिनेंसेस जो लाए गए उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक कृषि क्षेत्रों में जो सुधार की बात कही गई है वो हमारे जो स्टिमुलस पैकेज है उसमें भी कही गई थी। अब हमको इन सुधारों के साथ साथ और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है जो ऑर्डिनेंसेस लाए गए हैं उनको सपोर्ट कर सके। पहला है इनपुट प्राइसिंग। जो भी आप फार्म सेक्टर या बात करें फार्मिंग की या खेती की तो उसमें जो इनपुट प्राइसिंग है उसमें सुधार की ज़रूरत है। साथ ही इसमें गवर्नमेंट का जो निवेश है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उसको ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ फार्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है खेत का, उसमें जो बढ़ोतरी है उसकी करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मार्केटिंग की या बाज़ार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको कृषि क्षेत्र में सुधार करना है तो। पहले ही हम देख चुके हैं जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें जैसे कि ऑनियन होता है, पल्सेस होते हैं, ऑयल होता है, ऑयल सीड्स होते हैं, ये सारे में जो गवर्नमेंट ने अपना जो इंटरफेरेंस है इस जो एक्ट है उसमें सुधार करते हुए उसको कम किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मार्केट के अकॉर्डिंग फिर से ये इनका दाम है बाद में डिसाइड कर सकते हैं।
तो एक तरफ तो आप सुधार ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको वापस से लिमिट कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है APMC एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज़ एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जिसके तहत जो मंडी है उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके तहत ही मंडी का निर्माण किया गया था, जिसमें जाकर के हमारे जो फार्मर्स है वो अपने जितना भी प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर का उसको बेचते हैं। तो इसमें भी कुछ हद तक सुधार किए गए हैं और भी सुधारों की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो है इंडियन एक्सप्रेस का। ये कहते हैं फ्रॉम सब्सिडीज टू कैश ट्रांसफ़र, और ये बोलते हैं कि इट कुड हेल्प गवर्नमेंट टू गेट क्लोजर टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2023। अगर आप सब्सिडीज़ देने की जगह कैश ट्रांसफ़र करेंगे तो गवर्नमेंट को इसमें मदद मिलेगी कि वो उनका जो एम है कि उनको जो फार्मर्स है उनकी इनकम को डबल करना है, उनकी आमदनी को 2 गुना करना है 2023 तक। ये आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी जी ने, जो कि इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर है एग्रीकल्चर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ में। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो पहला जो साल था 19-20 का, उस समय जो सेकंड टर्म था नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का, उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखें या सकल मूल्य में जो वृद्धि देखें तो उस तरीके से अगर देखें तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर होते हैं, कृषि और आधारित क्षेत्र में लगभग 4% का ग्रोथ किया गया था। मतलब GVA में लगभग 4% का ग्रोथ देखने के लिए हमको मिला था, जो कि कमेंडेबल है। स्पेशली जब आप ग्रोथ देखें तो ओवरऑल GVA में जो ग्रोथ हुआ है लगभग 3.9% का हुआ है, और GDP में ग्रोथ देखें तो 4.2% का हुआ है। और 2021 में भी सेम इम्पैक्ट अगर देखा जाए कोविड-19 का, तो उसमें नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है लगभग -5% का। लेकिन एग्रीकल्चर अगर क्षेत्र में देखें तो हमको पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, वो भी 2.5% की। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि सारा कुछ बंद था, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो ज़रूरत का सामान है, उनका ही बिक्री या खरीदी चालू थी। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमको पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं लगभग इंडिया का 44% या 44% जो कंट्री का वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है। इसलिए अगर जो अवधारणा हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास, कि अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर एग्रीकल्चर सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। और लगभग इसका अगर ग्रोथ रेट 4% का पर एनम होना ही चाहिए, और ये पोटेंशियल हमको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर चाइना का एग्जांपल देखें तो उनका भी कंडीशन अभी देखें तो प्रॉब्लमेटिक है। फिलहाल की कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलता है, लेकिन अगर कॉमन अगर टर्म्स में हम देखें तो उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगभग 4.5% ही रहा है। अगर लास्ट 40 ईयर्स या लास्ट बीते 40 वर्षों से अगर हम देखें, चाइना आज लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो पहले किया करता था, ठीक है, जो कि हमारे से काफ़ी हद तक कम है। और उनका अगर लैंड की होल्डिंग साइज़ देखा जाए, अगर प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए कि हर एक व्यक्ति के पास कितना जो लैंड है वो होता है, तो 0.7 हेक्टेयर से कम होता है। लेकिन अगर हमारा देखा जाए तो लगभग 1.08 हेक्टेयर हमारे कंडीशन में होता है। पहले भी आर्टिकल में आपको बताया था कि हमारा अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, साथ ही APMC एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू आप फार्मिंग कर पाएंगे। और ये जो है काफ़ी बड़ी बिगिनिंग या अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं। और हम ये होप कर सकते हैं गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी इसमें अलाउ करेगी, ताकि जो बहुत अच्छे तरीके से जो आप जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज कर पाएँ, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल पाए, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको भी जो बेनिफिट है वो मिल पाए।